नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जैसा कि हम आपको फरवरी माह में जो एग्जाम आपका प्रस्तावित है 2021 में, उसके लिए जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उसी के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का वीडियो नंबर जो है वो दूसरा, जिसके अंतर्गत पूरा कोर्स हम आपको 4 वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी वीडियो का पहला पार्ट देखा था, यानी वीडियो नंबर 1। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो फास्ट रिवीजन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पूरा कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। सारी चीजें रिवीजन के तौर पर हम फिर से करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका कोर्स में क्या क्या है उस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो बंग भंग आंदोलन आप देख पा रहे हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की जो सारी चीजें हैं, समाज सुधार से संबंधित या 1857 की क्रांति, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी जो आपका कोर्स है, ये सारी चीजें हम आपको कल दिखा चुके हैं, तो इसलिए आप दोबारा से हम इसे नहीं पढ़ेंगे। केवल और केवल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है बंग भंग आंदोलन। इसके बारे में अगर बात करें तो पहले बेसिक सी चीज को समझते हैं कि जो बंगाल विभाजन है, उसके निर्णय की घोषणा जो है वो कब हुई। तो ये आपको सन जो है वो ध्यान रखना है, 19 जुलाई 1905। 1905 हर हाल में ध्यान रखना है, और तारीख भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय थे, जिनका नाम था कर्जन, या आप कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत जो है उसके बंगाल को इन्होंने 2 भागों में बांट कर दिए जाने का निर्णय जो है वो लिया था। और इन्होंने आधार जो बताया था, वो क्या बताया था? इन्होंने कहा कि बंगाल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अकेले एक व्यक्ति के बस की नहीं है कि उसे या उसका जो शासन व्यवस्था है उसको जो है वो संभाल सके। तो इन्होंने यही आधार दिया था कि अगर इसे 2 भागों में बांट दिया जाए तो अलग अलग लोग इसके लिए अपॉइंट हो जाएंगे, तो इससे बंगाल का और ज्यादा विकास होगा। इन्होंने ये आधार दिया था, पर असली मंशा इनकी कुछ और थी। और वो मंशा क्या थी? फूट डालो और राज्य करो। आगे लिखा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, यानी कि आपका किया गया था 19 जुलाई 1905 को, या उसके संबंध में जो निर्णय की जाती है, घोषणा की जाती है वो, परंतु जो प्रभावी है वो आपका 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसके अलावा इतिहास में इसी को हम बंग भंग के नाम से जानते हैं। बंग मतलब बंगाल, और भंग मतलब विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो है, इसी को ही शॉर्ट में बंग भंग कहा जाता है। ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली जो नीति है, उसी का एक अंग था, जो कि मैंने अभी बताया। और इसके विरोध में उसके 1905 के 3 साल बाद 1908 ईस्वी में 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, इसमें संपूर्ण देश में जो बंग भंग आंदोलन है वो जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ से आपका ये जो टॉपिक था बंग भंग आंदोलन, ये यहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि पहले बंगाल का विभाजन हुआ, और इसी विभाजन के विरोध के स्वरूप में आपका बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। इस विभाजन के कारण जो उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति है, उसके कारण 1911 में दोनों तरफ की जो भारतीय जनता थी उसके दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से जो है वो पुनः एक हो गए। तो इस प्रकार से आप बेसिक चीज को समझ गए। एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो बंगाल का विभाजन है वो किस आधार पर जो है वो हुआ। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहला आप कहेंगे भाषा के आधार पर, और दूसरा आप कहेंगे धर्म के आधार पर। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए, और बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने चीजें बताई उसको जो है वो ध्यान रखिए। प्रश्न आएगा तो इतना लिख देंगे, आपके लिए काफी होगा। सन जरूर ध्यान रखिएगा 1905, और लॉर्ड कर्जन, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहला प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये पूछा जाएगा कि ये आपका कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो तारीख आपको एकदम रट के रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में जो है ये घटना हुई थी। कहाँ हुई थी?
तो आप कहेंगे भारत जो है इसके पंजाब प्रांत पंजाब प्रांत के अमृतसर जो है इसमें स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला जो बाग था, नाम ही था उसका जलियांवाला बाग, उसमें जो है वो हुई थी। और उस दिन बैसाखी का दिन था, तो उस दिन हुई थी बैसाखी के दिन। तो आप चाहें तो पंजाब प्रांत सहित याद रख सकते हैं, या आपको शॉर्ट में याद रखना है तो अमृतसर जो है वो याद रखिए। तो आपका हुआ ये था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जलियांवाला बाग था, जहां पर घटना घटित हुई थी, वहां पर सभी लोग किस रीजन से रुके हुए थे, आए थे। तो एक तो था जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध के संदर्भ में, और दूसरा आपका पॉइंट आप ये कहेंगे कि पंजाब के नेता जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी जो है वो गिरफ्तारी जो है वो हो गई थी, सैफुद्दीन किचलू। तो इनकी जो गिरफ्तारी हो गई थी उसी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में भी वहां पर लोग एकत्रित थे। और जैसा कि मैंने ये भी आपको बताया कि उस दिन बैसाखी का दिन था, तो उसमें मेला भी लगा था, तो कुछ लोग जैसे घूमने वगैरह आते हैं तो वहां पर उस टाइप से भी लोग थे। पर मेन आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये रीजन याद रखना है कि रोलेट एक्ट जो है उसके विरोध में, और पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैन की गिरफ्तारी जो है, इनके विरोध में लोग जो है वो एकत्रित वहां पर हुए थे, सभा जो है वो हो रही थी। फिर क्या हुआ, उसी समय जनरल डायर, नाम ध्यान रखिए, जनरल डायर, ये जो है एक अंग्रेज ऑफिसर था। इसने क्या किया, वहां पर जो लोग एकत्रित थे उसमें उपस्थित जो भीड़ थी उस पर गोलियां जो है वो चलवा दी थी। और गोलियां चलवा दी थी जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति जो है वो मर गए थे, और 2000 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे। एक्चुअल में वो जो आपका पार्क था वो कुछ इस प्रकार से था कि घर जो है उसके पीछे एक पार्क टाइप का था, जिसमें कोई और जो है वो रास्ता नहीं था, उसके जो चारों तरफ था वो घर बने हुए थे, और उससे बाहर निकलने का के एक पतला सकरा, केवल और केवल पतला सकरा रास्ता था। तो वहीं पर जो गोलियां थी वो चला दी गई थी, तो कोई भी वहां से भाग नहीं पाया था। वहां पर एक कुआं भी था जिसे हम अब वर्तमान में शहीदी कुआं के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ऐसा हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी थी, तो वो पूरा जो कुआं था वो लाशों से ऊपर तक भर गया था। तो ये सब सत्य घटना है, यदि आप चाहें तो इस चीज को सर्च भी कर सकते हैं और घटना जो है उसके बारे में देख सकते हैं। पर ये सब तो मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। पर आपको ध्यान रखना है इनका नाम किनका, जनरल डायर का, जिन्होंने जो है वो गोलियां चलवाई थी। अब इससे काफी लोग जो है मर गए। दूसरी चीज इससे एक प्रभाव ये पड़ा कि जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह जो है वो समाप्त जो है वो घोषित किया। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने जो अपनी उपाधि थी जिसका नाम था सर की उपाधि, वो जो है वो त्याग दी थी। सर की उपाधि जो है इन्होंने, क्रॉस लगा देता हूं, मतलब त्याग दी थी। तो ये दो प्रभाव पड़े जो महत्वपूर्ण थे। प्रश्न कैसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि जो है वो त्याग दी। वहां पर अलग अलग लिखाई होंगी घटना, जैसे बंग भंग आंदोलन, काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको उससे पहचानना होगा। बात करते हैं चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। अगला है आपका खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था, तो ये हुआ था
1919 से 1922 के बीच में। फिर ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक, शॉर्ट में राजनीतिक लिख दिया मैंने, और धार्मिक आंदोलन था। फिर आपका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसका क्या उद्देश्य था, तो आप कहेंगे इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा, तुर्की के खलीफा के पद जो है उसकी पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। ये जो है आपका इसका उद्देश्य था। तो इस बात को मैं फिर से अपनी रिपीट करता हूं कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था और उद्देश्य था जो इस्लाम थे उनके मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना करना और उसको कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। तो इतना कुछ था केवल खिलाफत आंदोलन में। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट चीज है वो मैंने आपको बता दी डायरेक्ट, बहुत ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट था आपका असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी जो हैं उनके नेतृत्व में जो है वो चलाया गया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। नाम में ही है असहयोग, यानी कि सहयोग जो है वो ना करना। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है जैसे विदेशी सामान हो गया, विदेशी पद हो गया, उन सब के बहिष्कार से जो है वो संबंधित था। फिर आपके मन में आएगा कि कब से कब तक चलाया गया? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी उसी के बाद से ही चला था। तो ये 1920 से जो है आपका चला था और कब तक चला था? तो 1922 तक जो है वो चला था। इसमें महात्मा गांधी जी जो हैं इनका और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इन दोनों के नेतृत्व में आप कहेंगे असहयोग आंदोलन जो है वो चलाया गया था। और क्या रीजन था इसको चलाने का? तो सबसे पहला तो रोलेट एक्ट पहले ही बताया था मैंने, विरोध हो रहा था। और दूसरा एक और इसमें रीजन जुड़ा, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया। और केवल यही दो आपके रीजन नहीं थे, रीजन और भी थे। जैसे कि आपका 1914 से 1918 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति भी दे दी थी। तो ये सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब कहते हैं ना कि घड़ा भरने लगता है, तो वही धीरे धीरे आपके रीजन और ज्यादा कलेक्ट होते गए और ये तब जाकर असहयोग आंदोलन का रूप जो है वो लेने लगा। अच्छा, ये रोलेट एक्ट आपका बार बार वर्ड यूज हो रहा है, ये क्या होता है इस चीज को भी जान ही लेते हैं यहीं पर। रोलेट एक्ट एक्चुअल में एक आपका कानून लाया गया था, इसी को हम काला कानून के नवी नाम से जानते हैं। कानून लाया गया था सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सॉडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर। तो ये जो एक्ट था इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके और इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। तो इसीलिए तो इसका लगातार विरोध हो रहा था रोलेट एक्ट का, जो मैंने इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके समय में भी बताया और साथ ही साथ आपका असहयोग आंदोलन में भी जो है वो मैंने बताया। और एक चीज केवल इस काले कानून या रोलेट एक्ट में ही नहीं थी कि केवल गिरफ्तारी से संबंधित और भी ऐसे प्रावधान रखे गए थे जो कि भारतीयों के एकदम विरुद्ध थे।
तो यही इसीलिए विरोध का कारण बना। बात कर रहे थे हम असहयोग आंदोलन की, तो उसमें जैसे कि आपको मैंने बताया विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार हो रहा था, पद का बहिष्कार हो रहा था, स्कूल कॉलेज हो गए, न्यायालय हो गए, उनमें ना जाने के लिए बात कही जा रही थी, कर जो है उसको ना चुकाने के लिए कहा जा रहा था, और किसी भी जैसे सरकारी अंग्रेज पद है तो उस पर कार्य ना करने को लेकर, तो इस प्रकार से लगातार विरोध जो है इसमें हो रहा था। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। तो ये तो हमने चीजें देखी कि कैसे ये आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, पर हुआ क्या बाद में, कि समाप्त कैसे हुआ। 1922 को मैंने बताया समाप्त हुआ, तो इसी से ही जुड़ी घटना है, इस चीज को समझिए कि असहयोग आंदोलन में जो शामिल लोग थे वो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 इसको गोरखपुर जिला था, गोरखपुर जिला, और स्थान का नाम था गोरखपुर जिला के अंतर्गत चौरी चौरा, चौरी चौरा ये स्थान था। इस पर क्या हुआ कि जो जुलूस चल रहा था तो पुलिस ने उसे जबरदस्ती रोकना चाहा, तो इससे जो जनता थी वो क्रोधित हो गई और उन्होंने क्या किया, जो थाना था वहां पर, चौरी चौरा जो है स्थान की जो मैंने बात की, वहां पर जो थाना था उसमें आग लगा दी। इससे क्या हुआ, वहां पर थानेदार और 21 सिपाही थे वो जिंदा जल गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो घटना थी इसी को चौरी चौरा कांड या हत्याकांड इस नाम से जानते हैं। और ये जो तारीख मैंने बताई 5 फरवरी, यही तारीख आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलती है, तो इस स्लैश करके हम 4 भी लिख देते हैं। अब आपके मन में आएगा ये 2 तारीख क्यों आ रही है, 4 फरवरी 5 फरवरी, एक्चुअल में क्या है। यदि आप देखेंगे कहीं पर भी इंटरनेट पर, विकिपीडिया पे, तो हर जगह 5 फरवरी देखने को मिलता है, पर जो 4 फरवरी है तो जो गोरखपुर है जिला, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तारीख 4 फरवरी जो है वो का ही उल्लेख किया गया है। तो कुछ उस आधार पर कुछ किताबों में 4 फरवरी भी देखने को मिलता है, 4 फरवरी भी, इसलिए दोनों डेट देखने को मिलती। तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। और यदि आपको थ्योरी में लिखने आए तो 4-5 फरवरी में आपके जो पवन की गाइड है उन सब में 5 फरवरी लिखा है, तो 5 फरवरी के साथ भी आप प्रिफर कर सकते हैं। मैंने आपको जो जानकारी है वो प्रदान कर दी कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। अब तो ये जो घटना हुई चौरी चौरा कांड की, इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी जी जो है वो प्रभावित हुए। उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922, कुछ ही दिन बाद, देखिए फरवरी की ही बात है, तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली में जो है वो एक बैठक हुई थी। कहां पर बैठक हुई, बारदौली, इसमें जो है वो कांग्रेस की जो है वो बैठक हुई। तो इसमें इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था इसको समाप्त करने के निर्णय के बारे में जो है वो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया जो था उसमें लिखा था कि आंदोलन जो है उसको ये हिंसक होने से बचाने के लिए हर एक अपमान, हर एक यातना, बहिष्कार सबको सहेंगे, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हैं। पर कहने का मतलब था कि आंदोलन को हिंसक रूप ये नहीं होने देंगे। इसी कारण आपका जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया। तो असहयोग आपने आंदोलन आपने समझा। रब करते हैं, बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका काकोरी कांड। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कम जो है वो समय में अधिक से अधिक चीजें आपको प्रोवाइड कर सकें। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बात करते हैं काकोरी कांड की। सबसे पहला प्रश्न कि काकोरी कांड की घटना जो है वो कब हुई, यही प्रश्न मैंने पूछा था फर्स्ट वाले पार्ट में और कहा था हम अगले वाले पार्ट में इसका आंसर देंगे। तो 9 अगस्त 1925 को जो है आपकी ये घटना हुई थी। तो इस घटना के बारे में अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो युद्ध है वो छेड़ने के लिए इन्होंने, चाहिए था इनको हथियार, तो हथियार को खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने के लिए इन्होंने जो ट्रेन लूटी थी, वही आपकी ऐतिहासिक घटना काकोरी कांड के नाम से जो है वो जानी जाती है। ये जो ट्रेन डकैती थी
इसके बारे में आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि जर्मनी जो है उसके बने माउजर पिस्तौल ये जो है वो काम में आते थे। माउजर पिस्तौल जो है वो काम में आते थे। इन पिस्तौलों की विशेषता क्या थी? इसमें जो बट होता है उसके पीछे लकड़ी का बना एक कुंदा लगाकर राइफल की तरह भी यूज किया जा सकता था। तो ये जो घटना पूरी थी आपकी, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, शॉर्ट में लिख देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके केवल 10 सदस्यों ने पूरी घटना को परिणाम जो है वो दिया था। और ये काकोरी आपका पड़ता कहाँ है? तो लखनऊ जो जिला है उसी के अंतर्गत ही आपका काकोरी पड़ता है। तो ये जो काकोरी है आपका, ये रेलवे स्टेशन था। यहाँ से जो है आपकी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो है वो जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर जो चेन थी पहले उसको खींचा और रोका, और सभी लोग जो थे, जो कि मैंने नेतृत्व की बात करी जिसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हैं, राजेंद्र लाहिड़ी हैं, रोशन सिंह है, तो कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। इन सभी के नेतृत्व में जो है जो सरकारी खजाना था वो तो लूट लिया गया। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में जो अंग्रेजी सत्ता थी उनकी पार्टी ने क्या किया, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसके कुल 40 लगभग बताए जाते हैं जो क्रांतिकारी थे, उन पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ना, सरकारी खजाना लूटना, यात्रियों की हत्या करना, इन सब का आरोप चलाया गया। अब इसमें कुछ लोग थे जिनके नाम आपको हर हाल में याद रखने हैं। पहला नाम था जो मैंने अभी बताया, राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। इसके अलावा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इस शॉर्ट में बिस्मिल भी डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, बिस्मिल। और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, इनको जो है वो मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। मृत्यु दंड, फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। यहाँ पर अगर आप जाएंगे काकोरी, जो आपका ये स्मारक स्थल बना हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर आप एंट्री करेंगे वहां पर आप देखेंगे जो एक इस टाइप का पत्थर का लगा हुआ है, उसमें पूरी लिस्ट लगी हुई है कि कौन कौन इसमें शामिल थे। और यहाँ पर जितने भी आपके ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पूरी सभी की मूर्ति भी लगी हुई है। अंदर एक स्मारक टाइप का सभी में बना हुआ है, उसमें सभी की मूर्ति लगी हुई है। अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं तो आप जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, फांसी के अलावा और जो थे उस क्रांतिकारी, उनमें से कुछ को जो है वो लगभग 4 साल की सजा हुई थी, कुछ लोगों को काला पानी या आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो ये सभी सजा जो है वो हुई थी, पर इन सभी को जो मैंने यहाँ पर नाम लिखे इनको मृत्युदंड फांसी की सजा दी गई थी। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, अगर काकोरी कांड से संबंधित आएगा तो आपको ये नाम जो है वो लिखने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आप पॉइंट की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में, कब? तो आप कहेंगे 1923 जो है वो ईस्वी में स्थापना हुई। फिर अगुवाई किसने की स्वराज दल की? तो उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, चितरंजन दास और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इनके नेतृत्व में अगुवाई हुई। और इसमें आपको क्या पॉइंट समझना है उसको समझिए, आपका आया कैसे अस्तित्व में। तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, वापस ले लिया था। उसके कारण महात्मा गांधी जी ने तो अपने अनुसार सही किया, पर कुछ नेता थे वो ये नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो असहयोग आंदोलन बंद हो, तो वो उससे क्षुब्ध हो गए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नेता जो थे उन्होंने मिलकर एक अलग जो है वो दल जो है वो बना लिया। और ये जो दल था
जिसका निर्माण किया गया, इसी का नाम था स्वराज्य दल। स्वराज्य दल जो है इसकी स्थापना मैंने बताई 1923 ईस्वी। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, लगभग 1 जनवरी। पर तारीख में क्या होता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखी है, इसलिए मैंने केवल आपको सन बताया। अब इसमें जो स्थापना हुई थी, तो देश बंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू जो है, इन्होंने जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी। पहला अधिवेशन अगर बात करें इस दल का कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में जो है वो हुआ था, और वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज जो है वो हो गया है। और इसी में इसका संविधान और कार्यक्रम भी जो है वो निर्धारित किए गए थे। अब इसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे, कि ऐसा क्या इसमें अलग रखा ही जाएगा कुछ ना कुछ, जो कि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने अपने अलग सिद्धांत रखे थे, अब इन्होंने अलग दल बनाया, तो इन्होंने क्या क्या उद्देश्य रखे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य आप कहेंगे कि भारत जो है उसको स्वराज्य दिलाना, ये सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य इनका था। इसके अलावा असहयोग जो कार्यक्रम चल रहा था उसको जॉइन उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था, तो उसी के जो सिद्धांत है उसको और सफल बनाना, वो भी इसमें जो है वो उद्देश्य था। इसी प्रकार की जो सरकार की नीतियां हैं उनका पूरी तरीके से विरोध किया जाए, और कोई भी कार्य हो रहा हो सरकार से संबंधित उसमें कहीं ना कहीं अड़िंगा लगाना, तो यही सभी चीजें आपकी स्वराज दल के उद्देश्य में जो है आपकी आ जाएंगी। तो उद्देश्य केवल लक्ष्य ही नहीं थे, बाकी और धीरे धीरे उसमें वर्क भी हुआ था, जैसे कि परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय है उसको रद्द करना, या उसका जो ब्यौरा है उसको रद्द करना, या सरकार के जो प्रस्ताव है उनका विरोध करना, जिनके द्वारा नौकरशाही जो है उसको शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया हो। तो इस टाइप के जो वर्क है इनके द्वारा किए गए। अब धीरे धीरे कोई चीज होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो आप क्या कहेंगे, इनके पतन के जो है वो कारण, कि क्यों जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो देशबंधु जो चित्तरंजन दास थे, इनके मैंने दो नाम बताए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो देशबंधु जो चित्तरंजन दास थे, इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु जो है वो 1925 ईस्वी में जो है वो हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद जो स्वराज्य दल था, वो धीरे धीरे संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। विशेषकर अगर आप देखेंगे तो बंगाल में जो पार्टी थी उसकी स्थिति बहुत ज्यादा और डाउन हो गई थी। तो ये एक प्रमुख कारण था जो आप एक कारण में याद रख सकते हैं। एक और कारण की अगर बात करें, और क्या इसमें कारण थे, तो स्टार्टिंग में ये था कि जो स्वराज्यवादी थे उन्होंने असहयोग की नीति अपनाई। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको लगा कि धीरे धीरे जो सहयोग है वो नहीं करेंगे तो जो सरकार के काम है उसमें विघ्न पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि फिर सहयोग करने लगे सरकार के काम में। तो जब सहयोग करने लगे तो जनता जो थी, जिनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो ये एक पतन का कारण था। इसी प्रकार तीसरे की अगर बात करें पॉइंट की, कि इसी जो स्वराज दल है इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो पंडित जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अगर बात करें, तो वो सरकार से असहयोग कराने वालों के नेतृत्व में थे। परंतु बंगाल की अगर बात नहीं, बंगाल नहीं, बंबई की अगर बात करें, बंबई की अगर बात करें, तो उसके स्वराज दल के जो नेता थे, वो जो मैंने अभी सहयोग की पॉइंट की दूसरे वाले में बात की, वो सहयोग के पक्ष में आ गए थे। तो ये जो मतभेद अलग अलग आपसी में एक ही ग्रुप में ही जब लड़ाई होने लगती, मतभेद होने लगता है, तो ये भी तो एक पतन के कारण में आता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वराज दल में मतभेद उत्पन्न लगा होने लगा था। और फिर एक लास्ट पॉइंट के तौर पर, कि जब दोबारा से निर्वाचन हुए 1926 में, तो इनको वो जो निर्वाचन पहले हुए थे जब आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे 1923 में, तब बहुत बहुमत से इनको मत प्राप्त हुए थे। पर मैंने बताया कि जब जनता का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो 1926 के निर्वाचन में इन्हें सफलता नहीं मिली। तो फिर इससे भी एक कहीं ना कहीं पतन के कारण में आप लिख सकते हैं 1926 का निर्वाचन। तो ये कुछ पॉइंट थे। टॉपिक यार हमारा समाप्त हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है जो आपका है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करें तो 1919 से इसकी जड़ें स्टार्ट हुई हैं। यहां से आप समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1919 में इसके जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था की गई थी कि 10 साल के बाद
10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग जो है वो नियुक्त किया जाएगा, जो कि जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम ने व्यवस्था की थी कि जो अधिनियम है उससे क्या प्रगति हुई है, क्या उसमें कमी है, उसकी जो है वो समीक्षा की जाएगी। और जो समीक्षा की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ वो था आपका द्विशासन व्यवस्था। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। द्विशासन व्यवस्था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनको संचालित करने के लिए द्विशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि शासन योजना जो है उसकी प्रगति की जांच के लिए 10 साल बाद एक आयोग जो है वो नियुक्त किया जाएगा और सुधार जो होगा उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। पर जो इंग्लैंड की सरकार थी वो एक रूढ़िवादी सरकार थी, तो उसने क्या किया कि भारतीयों को वो नियंत्रण देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। तो उसने 10 साल की जगह उससे पहले ही, अगर आप 1919 से 10 साल जाएंगे तो 1929 आएगा, पर उसने समय से पहले ही 1927 ईस्वी में उनकी इच्छा के अनुसार वैधानिक एक आयोग था उसकी नियुक्ति के निर्णय की जो है वो घोषणा की। और ये जो 1927 में आपका कमीशन बना, यही था आपका साइमन कमीशन। अब ये जो साइमन कमीशन था इसका अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम ही था सर जॉन साइमन। ये जो है इसका नाम था, इसी के नाम पर ही साइमन कमीशन का नाम पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि साइमन कमीशन का जो विरोध है वो जो है वो क्यों हुआ? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा कि इसे श्वेत कमीशन जो है वो क्यों कहा जाने लगा? तो श्वेत कमीशन क्यों कहा जाने लगा? सबसे पहले अगर इसे हम जाने तो एक्चुअल में इसके जो सदस्य थे, सभी सदस्य की अगर बात करें तो वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेज होने के कारण जो कांग्रेसी थे उन्होंने इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा कि सभी सदस्य जो है वो श्वेत कह लीजिए या सभी सदस्य अंग्रेज कह लीजिए, ये सबसे प्रमुख कारण था किसका? एक तो श्वेत कमीशन कहे जाने का और दूसरा था इस विरोध प्रदर्शन का। और इस विरोध के कारण ही नारे लगे साइमन कमीशन वापस जाओ के। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे जो है वो लगे। अभी मैं आपको और भी रीजन बता रहा हूं, पर ये आप एक रीजन ध्यान रखिएगा। और दूसरा सबसे प्रमुख रीजन ये था इसमें कि इस आयोग में एक भी भारतीय को जो है वो शामिल नहीं किया गया था। एक भी भारतीय को शामिल इसमें जो है वो नहीं किया गया था। तो ये सबसे बड़ा कारण बना था इसके विरोध का, या कह सकते हैं तीव्र विरोध का। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये उठता है कि यहाँ पर जो साइमन कमीशन था, कलर बदल देते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लियर और दिखाई दे। साइमन कमीशन जो है, अगर यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाए कि इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 7 थी और सभी सदस्य जो है आपके श्वेत थे, ये मैंने बता दिया। और अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइमन कमीशन है इसका विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। तो इसी में आयोग के विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और लाला लाजपत राय ये सभी मौजूद थे। तो लाला लाजपत राय के संबंध में यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है कि लाठीचार्ज जो है वो जो अंग्रेज सरकार उसके द्वारा किया गया था। तो पुलिस ने इतने बर्बर तरीके से इन्हें पीटा था कि जो लाला लाजपत राय थे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख भी देता हूँ, लाला लाजपत राय जो है इनकी मृत्यु। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो साइमन कमीशन है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज में उनके सिर पर लाठी पड़ी थी, उसी के कारण जो है वो हुई थी। तो साइमन कमीशन से संबंधित हैं लाला लाजपत राय। इतना ही कुछ है साइमन कमीशन में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ।
और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में भी अच्छे से अच्छी आ रही होंगी। और देखिए, कम समय में हम आपको इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं भी आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो एक-एक टॉपिक में ही आपको चीज़ें ऐसी उलझाई गई हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएँ। बस आप अपना सहयोग वीडियो को लाइक और शेयर करके करते रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो से नीचे ही आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब का बटन, उसको कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आगे आने वाला आपसे मिस ना हो। नेहरू रिपोर्ट की चलिए बात करते हैं। तो 1928 में भारतीय सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बिरकन हेड। उन्होंने क्या किया? भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो कि सभी गुटों और दलों को जो है वो मान्य हो। तो 1928 में भारतीय सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बिरकन हेड। अब इसके बाद क्या हुआ? अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू जो हैं, इनकी अध्यक्षता में एक उप समिति जो है, उसने जो नेहरू रिपोर्ट है, ये जो है वो प्रस्तुत की अगस्त 1928 में। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट जो है, इसका दर्जा दिए जाने की जो मांग है, उस पर बहुमत जो है वो था। परंतु कुछ ऐसे भी थे जो कि पूर्ण स्वतंत्रता के जो है वो समर्थक थे। अब इस डोमिनियन स्टेट को समझिए क्या है। डोमिनेंट स्टेट का मतलब है कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता ना होकर यदि आंतरिक कुछ मामले है उसमें भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जा रहा है, तो कह सकते हैं कुछ हद तक सत्ता भारतीयों के हाथ में दी जाए। तो उसी के संबंध में था नेहरू रिपोर्ट कि अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो एक उप समिति थी जिसने नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। तो रिपोर्ट में भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, पूरी तरीके से स्वतंत्रता हो। तो इसी में या कह सकते हैं इसी क्रम में लखनऊ जो है, इसमें डॉक्टर अंसारी थे। डॉक्टर अंसारी, इनकी अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट था इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। तो बस इतनी सी बातें हैं आपकी नेहरू रिपोर्ट में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। तो पहले समझते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय जो मांगे हैं वो आई कहाँ से। तो अभी मैंने बताया 1928 में के जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने ये 14 सूत्रीय मांगे दी थी, उन्होंने कहा कि नेहरू रिपोर्ट को हिंदुओं की ओर से जो मुस्लिम प्रस्ताव है उनका जवाब मिला था। जिन्ना ने कांग्रेस प्रस्ताव जो था उसको, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था, मुस्लिम संप्रदाय का एक अपमान समझा और ये निष्कर्ष निकाला कि महात्मा गांधी जी और कांग्रेस से कोई न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम लीग के जो गुट थे उनके बीच एकता लाने के उद्देश्य से, यहां से आप अगर वो स्टार्टिंग के आप पॉइंट बिंदु नहीं समझ पाए हैं तो केवल इतना ध्यान रखिए कि मुस्लिम लीग के गुटों के बीच एकता लाने के उद्देश्य थे से जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने मार्च 1929 ईस्वी में दिल्ली में लीग की एक बैठक जो है वो बुलाई और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार इन्होंने करते हुए 14 सूत्रीय जो है, जो यहाँ पर मांग आप देख पा रहे हैं, वो जो है वो दी। तो कब आई थी? 1929 ईस्वी में दिल्ली में लीग में जो एक बैठक बुलाई गई थी उसमें। अब ये आपने समझ लिया इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी कि कहाँ से आई है। अब ये क्या मांगे थी इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अभी तक वैसे प्रीवियस ईयर में कहीं पूछी नहीं गई हैं, पर देख लीजिए ये सभी आपकी 14 मांगे थी जिसमें 7 ये पहले पेज पे लिखी हुई हैं। इससे इसको एक जर्नल तौर पर अगर आप याद रखना चाहें तो इसमें लिखा है जैसे मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए या स्थान देने के उद्देश्य से बात की गई है।
और सिंध जो है उसको बम्बई से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए। तो ये सब पॉइंट है, जैसे कि भारत का संविधान संघात्मक और अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के अधीन रखा जाए, या सभी जो प्रांत है उनमें समान रूप से स्वायत्त शासन की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार से 7 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं और इसी प्रकार आगे भी जो है वो 7 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद रख सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप गिने चुने लगभग इसमें 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिए, और यदि पेपर में आ जाता है तो 14 सूत्री मांगों को अपने हिसाब से समझकर आप वहाँ पर लिख सकें। तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए। और यदि केवल बारे में आए तो 14 सूत्री मांगे यहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं उसको थोड़ा सा आप अपने भाषा में समझ के वो जो है वो बता सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मुसलमानों को पर्याप्त अवसर देना, स्थान देना, इसी के संबंध में ये 14 सूत्री मांगे जो है वो थी। बात करते हैं चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका ले सकते हैं। अगला आपका है पॉइंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सबसे पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी जो हैं उनके द्वारा जो है वो शुरू किया गया। शॉर्ट में यहाँ पर मैं महात्मा गांधी जी जो है वो लिख भी देता हूं। फिर दूसरा प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1930। ये आपको तारीख याद होनी चाहिए, और तारीख को हम भी समझेंगे कि ये कहाँ से आई। पर उससे पहले इस चीज को समझिए कि जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो की। नमक सत्याग्रह। और ये शुरुआत कहाँ से हुई नमक सत्याग्रह की? तो आपको ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी जो थे इन्होंने साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से ये जो सत्याग्रह था इसकी शुरुआत जो है वो की। और ये जो आश्रम है उससे शुरुआत हो करके 240 किलोमीटर दूर था गुजरात का दांडी। यहाँ तक जो है इस जो आपका स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था, ये यहाँ तक समाप्त होने के लिए यहाँ पर शुरू हुआ था। तो गुजरात का दांडी, गुजरात के दांडी, यहाँ जो एक तट था उसके कस्बे में पहुंचकर समाप्त होनी थी। फिर यदि ये 12 मार्च 1930 को चले तो ये गुजरात के दांडी में कब पहुंचे? तो ये पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। तो टोटल कितने दिन लगे? तो 24 दिन की जो है ये लंबी यात्रा थी आप कहेंगे। और ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी पहुंचे। और मुट्ठी भर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहुंचकर गुजरात के दांडी में पहुंचकर इन्होंने मुट्ठी भर जो है जो नमक था वो बनाकर नमक कानून जो है वो तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा, या कह सकते हैं उसका उल्लंघन किया। अभी नमक कानून तोड़ना क्या था एक्चुअल में? उस समय जो अंग्रेज सरकार थी उसने जो नमक बनाना था उस पर प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी भारतीय घर में जो नमक है वो नहीं बना सकता था, और उस पर बहुत ज्यादा नमक जो है उस पर बहुत उच्च एक कर लगाकर उसे बेचा जाता था भारतीयों को। तो वही जो कानून था कि नहीं बना सकते थे, वही नमक कानून जो है यहाँ 6 अप्रैल 1930 में दांडी में पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और इसी 6 अप्रैल 1930 से ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की मैंने तारीख लिखी है ये जो है आपका इसकी शुरुआत जो है वो हुई। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी समाप्त होता है, पर वीडियो को समाप्त करने से पहले 2 प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं।
और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो आप सभी ने अभी तक लाइक ना किया हो, इतने अच्छे-अच्छे पॉइंट हमने बताए, इतनी अच्छी-अच्छी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें कोर्स भी कवर हो जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो 2 प्रश्न हम पूछ रहे हैं, 2 सन एक्चुअल में हम पूछ रहे हैं। पहला सन हम पूछ रहे हैं पूना पैक्ट का, जो आपको बताना है पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था? और दूसरा सन हम यहाँ पर पूछ रहे हैं गांधी-इरविन समझौता। आज के इस प्रश्न में हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं से जो है वो सर्च कीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो के मेन कमेंट में इन दोनों का सन क्या होगा टाइप करके जो है वो बताइए। लाइव टाइमिंग है हमारी सुबह के 11 बजे, जो इस समय हम सामाजिक अध्ययन का वीडियो देख रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए, और दूसरी टाइमिंग है शाम के 8 बजे, जो कि आप मैथ की क्लास डेली देख रहे हैं। इसी शाम के 8 बजे इंग्लिश की भी एक क्लास हो चुकी है। सुबह के 11 बजे साइंस का कंप्लीट कोर्स 4 वीडियो नहीं 3 वीडियो में साइंस का कंप्लीट कोर्स हम करा चुके हैं और इंग्लिश की भी एक दिन क्लास हो चुकी है। तो यही 2 अभी समय चल रहे हैं। भविष्य में जैसे-जैसे पेपर के नज़दीक आएँगे, वैसे-वैसे इन जो समय है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। बस इसी प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मेहनत कीजिए। जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, उम्मीद करता हूँ कि कल तक आप जब तक सुबह के 11 बजेंगे, ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई इनको आप याद कर लेंगे। क्योंकि चीज़ों को केवल देखते हुए ना चलिए कि नहीं पेपर के 4 दिन पहले हम रिवाइज़ कर लेंगे। चीज़ों को साथ ही साथ याद करते हुए चलिए ताकि पेपर टाइम आपका सब कुछ तैयार हो और फिर हम जब मॉडल पेपर देखेंगे तो आप एकदम सीना चौड़ा करके मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।